हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग। एंड पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगी ढेर सारा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे व्लॉग्स को इतना पसंद कर रहे हैं, मेरे व्लॉग्स को देख रहे हैं। मुझे सच में बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ, जितना मैं आप लोगों से कनेक्टेड हूं आप लोग भी मुझसे उतना कनेक्टेड है। थैंक यू सो मच इसके लिए। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि ये है कि प्रेगनेंसी में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अलार्मिंग साइन वाली हैं, यानी कि प्रेगनेंसी में खतरे की घंटी हैं। उनको जानना बहुत जरूरी है। कोई भी लेडी, चाहे वो सिजेरियन करवाना चाहती है, चाहे नॉर्मल करवाना चाहती है, अगर वो प्रेग्नेंट है या फिर कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही है, तो उसको ये वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें कई बार हम अवॉइड कर देते हैं या इनके क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो हमें मिल नहीं पाते समय पे और हमारे साथ मिस हैपनिंग हो जाती है। इनमें से ही मैं आपको बताऊंगी। मेरे पास जो पूरी लिस्ट है जो मैं आपको देने वाली हूँ, उसमें से कुछ ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मुझसे बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। तो आज उन सारे लोगों को आंसर भी मिल जाएगा और ये वीडियो जो मैंने बनाया है इस टॉपिक के ऊपर, इस टॉपिक का भी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1 तो है ब्लीडिंग। बहुत सारे आप लोग हो, मेरे पास अगर बात करें तो बहुत सारी संख्या में ये मैसेजेस आते हैं कि मैम मुझे स्पॉटिंग हो रही है, मैम मुझे ब्लीडिंग हो रही है, मैम मुझे ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में, चाहे फर्स्ट मंथ से लेकर 9 मंथ तक कभी भी आपको अगर ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग कभी भी नॉर्मल नहीं होती। इसको आप ध्यान रख लीजिए। चाहे वो थोड़ी सी ब्लीडिंग हो, चाहे वो ज्यादा ब्लीडिंग हो, ज्यादा ब्लीडिंग तो बिल्कुल भी नहीं, वो कभी भी नॉर्मल नहीं होती। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी ब्लीडिंग में बच्चे को बचाया जा सकता है, कौन सी ब्लीडिंग खतरनाक होती है, तो मेरे लिए मतलब मेरे चैनल पे इससे एक डेडिकेटेड वीडियो ही पूरा पड़ा हुआ है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है और ऐसे में आप घर पे बैठ जाते हैं कि अब तो हमारा बच्चा खराब ही हो गया, यानी कि मिसकैरेज हो गया, कुछ नहीं हो सकता, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। क्योंकि बहुत सारी केसेस में ऐसा देखा गया है कि अगर प्रेगनेंसी में फर्स्ट 3 मंथ में ब्लीडिंग हो रही है और समय रहते डॉक्टर के पास पहुंचा जाए तो उस केसेस में जो बेबी है उसको बचाया जा सकता है, यानी कि मिसकैरेज होने से बचाया जा सकता है। डॉक्टर जो है वो हार्मोन्स का आपको सपोर्ट देते हैं, इंजेक्शन देंगे या पिल्स देंगे, उसको आप लेते हैं तो आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू पूरी 9 महीने तक चली जाती है और एक नॉर्मल बच्चे को आप जन्म दे पाती हैं। तो अगर फर्स्ट 3 महीने में आपको ब्लीडिंग हो रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये नहीं सोचना कि ये मिसकैरेज ही है, बस तुरंत से तुरंत आपको डॉक्टर के पास पहुंचना है। बहुत सारे केसेस में चीजें सही हो जाती हैं। तो आपको ये समझना है कि किसी भी केस में ब्लीडिंग नॉर्मल नहीं है, हमको घर नहीं बैठना। अगर वो 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर में है तब तो बिल्कुल जाना ही जाना है, यानी कि कभी भी आपको ब्लीडिंग, स्पॉटिंग कुछ भी दिखती है तुरंत भागना है, सिवाय एक केस के जो कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, जो कि आपको पीरियड डेट में सोने से पहले ही हो जाएगी। वो पीरियड डेट में सोने के बाद कभी भी नहीं होती है। वो पीरियड जब आपके आने वाले हैं, यानी कि जब मिस होने वाले हैं, उससे पहले ही वो ब्लीडिंग हो जाती है, उसी के आसपास होती है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की बात करें, कई बार क्या होता है कि कई बार क्या मोस्टली केसेस में ऐसा देखा जाता है कि जब एक कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उस समय उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा हाई होता है, कुछ लोगों में थोड़ा सा लो होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो हाई होगा तो थोड़ा सा ही हाई होगा, ठीक है। इसका मतलब नहीं है कि आपको काफी तेज फीवर आए। आपको फीवर आए या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, पहली चीज तो ये बिल्कुल है ना, ऐसे गांठ बांध के रख लीजिए कि अपने आप से सेल्फ मेडिकेशन या फिर यूट्यूब पे देखे, गूगल पे पढ़ के बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको छोटी भी चीज हो रही है, छोटी भी चीज, आपका नेल्स भी दर्द कर रहा है, तो भी आपको डॉक्टर के पास ही जाना है। अपनी मर्जी से कोई भी दवा नहीं खानी है, क्योंकि इस समय आप कोई भी दवा लेंगे उसका इफेक्ट आपके बच्चे पर होगा और हर एक दवा बच्चे के लिए सेफ नहीं होती है। तो ऐसे केसेस में अगर आपको फीवर आया हुआ है तो फीवर अगर नॉर्मल है, नॉर्मल की रेंज में है, तो आपको डॉक्टर से पूछकर आप घर पे ही दवाई ले सकते हैं, लेकिन हम अपने डॉक्टर से। लेकिन अगर आपको हाई फीवर है, यानी कि हाई फीवर है, तो आपको जरूर डॉक्टर के पास तुरंत जाना है। उसके बाद पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं, अंदर आपकी बॉडी में कुछ हो सकता है, क्योंकि जो फीवर है ना वो खुद में एक बीमारी नहीं है, वो बीमारी का सिम्टम है। तो अंदर कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो वो क्या है उसको टेस्ट कराना है। कई बार हमें पता नहीं होता, लेकिन यूरिन इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसकी वजह से भी फीवर हो जाता है। तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। तो 2 केस आपका मैंने बता दिया, फर्स्ट ब्लीडिंग और दूसरा मैंने आपको बता दिया कि हाई फीवर। अगर आपको हाई फीवर लग रहा है तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना है, अदरवाइज आपके बेबी को इससे खतरा हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि बहुत ही रेयर होती है लेकिन होती है, जो कि है फिट्स।
फिट्स मतलब आप समझ रहे हैं ना, दौरा। कई बार क्या होता है जब बीपी बढ़ जाता है या फिर कुछ लोगों में होता ही है कि फिट्स की बीमारी है, तो उनको अगर प्रेगनेंसी टाइम में फिट्स आ जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा घातक हो सकता है बेबी के लिए भी, क्योंकि उस समय पे सडन जो है वो ब्लड जो बेबी की तरफ फ्लो हो रहा है वो होना रुक सकता है या अपोजिट हो सकता है, तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस कंडीशन हो जाती है। तो अगर फिट्स हो रहा है तो उसको तो तुरंत नॉर्मल कीजिए, जैसे होता है उसको टाइम दीजिए, उसका जबरदस्ती कुछ करने की कोशिश मत कीजिए, उसके बाद इमीडिएटली भागकर डॉक्टर के पास जरूर जाइए। ये था आपका पॉइंट नंबर 3 जो कि अलार्मिंग साइन है। पॉइंट नंबर 4 है जिसको कि लोग बहुत ही कॉमन समझते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। क्या? बीपी का बढ़ना। अगर आपको ये लग रहा है कि बीपी बढ़ गया, ये तो नॉर्मल है, चलो हम नमक कम कर देते हैं या और चीजों पे कंट्रोल कर लेते हैं, तो जी नहीं। अगर आपका बीपी जो है वो बढ़ गया है काफी ज्यादा और वो भी सडन अगर ऐसा हुआ है तो आपको भागकर डॉक्टर के पास जरूर 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 जाना है। अब देखिए, अगर आपको पता कैसे चलेगा, जब आप है ना कुछ सिम्टम तो आपको बॉडी में दिखेंगे तभी आप टेस्ट करोगे, ऐसे तो करोगे नहीं रूटीन पे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे चक्कर सा आ रहा है और एकदम ब्लर दिख रहा है, यानी कि धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है, सामने पड़ी चीज भी सही नहीं दिख रही है, तो ये क्या है? ये साइन हो सकता है कि आपका बीपी बढ़ गया है। तो इमिडिएटली अगर आपके घर पे मशीन है तो सबसे पहले आराम से बैठ जाइए और उस मशीन से टेस्ट कीजिए कि आपका बीपी कितना है। अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि आपको जरूरत है इस समय मेडिसिन की। सिर्फ सॉल्ट का इंटेक कम करने से चीजें सॉल्व नहीं होंगी, और बीपी का कम होना तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बेबी के लिए बहुत 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 ज्यादा घातक होता है। कई बार तो इसकी वजह से प्री टर्म डिलीवरी भी करनी पड़ जाती है। तो बीपी भी अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है आपको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो जरूर से जरूर आपको डॉक्टर के पास भागना ही भागना है। उसके बाद मेरे पास, जैसे मैंने कहा था, कमेंट्स में कुछ कमेंट आते हैं, तो एक कमेंट तो ब्लीडिंग वाला आता है। दूसरा कमेंट मेरे पास बहुत ज्यादा जो आता है वो ये होता है कि मैम मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, पेट का दर्द कई तरीके का होता है। जैसे कि जो गैस वाला दर्द होता है, एसिडिटी बनी हुई है, वो पेन अलग होता है। जब यूट्रस आपका बढ़ रहा होता है, धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, तो उस समय जो पेन होता है वो अलग होता है। और जो मतलब कि सीवियर, आप जिसे बोल सकते हैं कि काफी तेज जो पेन होता है वो अलग होता है। तो इनमें आपको डिफरेंस करना अच्छे से समझना होगा कि मतलब ये किस तरीके का पेन है। अगर आपको लग रहा है कि आपको पेन स्टार्ट हो गए हैं, उस समय पे आपको करना क्या है, जैसे कि जो आपके पास मेडिसिन पड़ी हुई है, आपको डॉक्टर ने दी है, एसिडिटी की है या कुछ भी, उसको आप लेकर कुछ देर के लिए देख सकती हैं। अगर आपको रिलीफ मिल रहा है तो समझ लीजिए वो नॉर्मल है। अगर रिलीफ नहीं मिल रहा, फिर भी आपको पेट में दर्द हो रहा है, काफी तेज दर्द हो रहा है, तो आपको भागकर डॉक्टर के पास जाना है। उसके पीछे भी कई रीजन हो सकते हैं। कई बार पेट दर्द के साथ साथ ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि प्लेसेंटा जो है वो अपनी पोजीशन से हट गया है। और अगर स्टार्टिंग टाइम में ये पेन हो रहा है, यानी कि फर्स्ट मंथ से थर्ड मंथ के बीच में अगर ये पेन आपको महसूस हो रहा है, तो कई बार ये मिस कैरेज का पेन भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर पेन हल्का है और वो एसिडिटी वगैरह इन सारी चीजों की दवाएं लेने से वो ठीक हो जाता है तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर वो बना रह रहा है लंबे समय तक, काफी देर तक है, लंबे समय मतलब 2-4 महीने नहीं, मतलब काफी घंटों तक बना रह रहा है, उसमें कोई आराम नहीं मिल रहा है, तो आपको तुरंत भागकर डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगले सिम्टम की, जो कि अगला सिम्टम मतलब मोस्टली जो है वो लास्ट में ही देखने के लिए मिलता है, यानी प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम पीरियड में। लेकिन कुछ केसेस में ये पहले भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि है जो बेबी के आसपास पानी होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, यानी कि जिसे बोलते हैं आम भाषा में पानी का छूटना, यानी पानी रिसने लगना, आपके प्राइवेट पार्ट से पानी आना। वो पानी क्या पानी होता है? जो पानी बेबी के आसपास होता है ये वही पानी होता है। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि अगर वो किसी भी महीने में, चाहे वो 5वां महीना हो आपका, चाहे 6वां महीना हो, यानी कि कभी भी अगर आपको लग रहा है कि आपका वाटर लीक हो रहा है, आपको पानी आ रहा है, तो भी आपको भाग के डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। चाहे वो कोई भी महीना हो, लेकिन अगर पानी निकल गया है, पानी काफी हट गया है, तो उसके बाद डॉक्टर प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने के लिए नहीं कहते हैं, वो बेबी को प्री टर्म ही कर लेते हैं। क्योंकि अगर पानी ही नहीं होगा तो बच्चा वहां कैसे जिंदा रहेगा। तो इसीलिए अगर आपको लग रहा है, काफी लोगों में देखिए मैंने ये सुना है कि मैम मुझे पानी जा रहा है, और वो पानी धीरे धीरे करके उनका कई महीनों तक जाता रहता है, जिसकी वजह से लास्ट में बेबी को प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे ही जैसे बोलते हैं, मतलब एक आप समझ लेते हैं जैसे कि गांव की फैमिली काफी बड़ी है, तो वहां पर ही एक केस ऐसा हुआ था कि उनका काफी महीनों से थोड़ा थोड़ा करके पानी जाता जाता था, और उन्होंने डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया, और लास्ट में जब डिलीवरी का टाइम आया तो पता ये चला कि वहां पर मतलब बेबी
के पास बिल्कुल भी पानी नहीं है और उसकी वजह से पानी की कमी होने की वजह से सही से उसको सपोर्ट नहीं मिला है ब्लड एंड ऑक्सीजन का, जिसकी वजह से बेबी की जो पूरी नर्व्स थी ब्रेन की वो डैमेज थी और वो बच्ची कुछ भी नहीं समझ पाती थी, ना हंस पाती थी, ना खेल पाती थी, ना बोल पाती थी, ना खा पाती थी, मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ वो बिस्तर पे पड़ी रहती थी सिर्फ उसकी वजह से। तो इतनी बड़ी मिस्टेक आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे पानी जाने की समस्या है तो प्लीज डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए। इसको ट्रीट किया जा सकता है, यानी कि बेबी को समय रहते ही बाहर लाया जा सकता है और बेबी सर्वाइव कर सकता है। उसके बाद अगली अलार्मिंग साइन की बात करते हैं, जो कि कॉमन है, सभी को होती है, मोस्टली होती है, 80% केसेस में होती है, जो कि है वॉमिटिंग। प्रेगनेंसी है और वॉमिटिंग ना हो ऐसा तो रेयरली होता है, लेकिन हाँ होता है। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोगों को वॉमिटिंग नहीं होती है। वॉमिटिंग देखिए, दिन भर में 1 या 2 वॉमिटिंग होना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन वॉमिटिंग अगर बहुत ज्यादा हो रही है तो ये नॉर्मल नहीं है। आपको क्या करना है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है अगर वॉमिटिंग ज्यादा हो रही है, क्योंकि अगर आपको वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होगी तो इससे आप डिहाइड्रेटेड हो सकती हैं, आपको एनर्जी की कमी हो सकती है, आपके अंदर पानी की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे के आसपास का पानी भी कम हो जाएगा अगर आप मतलब पानी नहीं ले रही हैं, वाटर इनटेक या जिसे बोलते हैं लिक्विड इनटेक नहीं है, और ले भी रही हैं तो कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तुरंत बाहर निकल जा रहा है। तो ऐसे में भी आपको डॉक्टर के पास भागकर जाना ही जाना है। मैं अपने केस की अगर बात करूं तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। मुझे जो है बिल्कुल भी कुछ भी, मतलब जैसे बहुत सारे लोगों को होता है ना कि उनको स्मेल आती है खाने की, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे कोई भी ऐसा खाना नहीं था जो पसंद नहीं था, या जैसे मसाले की स्मेल हो गई, कुछ भी, मुझे किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सिर्फ एक चीज से थी कि जब हम आटा गूंथते हैं ना, डो बनाते हैं, तो उस आटे की स्मेल मुझे बहुत परेशान करती थी। बाकी और मुझे किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मैं कोई भी चीज खाती थी तो मुझे तुरंत वॉमिट हो जाती थी। वॉमिट भी देखिए 2 तरीके की है। अगर मॉर्निंग में या कभी भी आपको वॉमिट हो रही है और वॉमिट में आपको सिर्फ कफ निकल रहा है या इस तरह की चीजें हैं, आपको लग रहा है कि नहीं खाना मैंने जो खाया वो नहीं निकल रहा है, काफी पचने के बाद कभी कभी हो रहा है, तो वो नॉर्मल है। लेकिन जैसे मेरे साथ क्या था, मैंने खाया उसके थोड़ी देर बाद ही पूरा वॉमिट हो जाता था, तो ये काफी जिसे बोलते हैं रिस्की हो सकता है। इसीलिए मैं समय रहते ही तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिल ली थी और उन्होंने सपोर्ट मुझे दिया था मेडिसिन का। वो मेडिसिन देते हैं ताकि आपको जिसे बोलते हैं आराम मिल जाए। हालांकि मुझे बहुत ज्यादा आराम तो नहीं मिला था उनकी मेडिसिन से भी, लेकिन हाँ काफी अंतर जो है वो पड़ जाता है। उसके लिए मैंने और भी बहुत चीजें की थी, वो कभी मैं आपको बताऊंगी। उसने मुझे बहुत ज्यादा आराम दिया था उस दवाइयों के मुकाबले। जैसे कि मैंने विटामिन सी का इंटेक लिया था, जो कि मैंने मौसमी का जूस लिया था, बहुत ज्यादा हेल्प किया था उसने मुझे। उसी की वजह से एक तरह से कह लीजिए मैं जिंदा ही रह पाई थी, क्योंकि बहुत ज्यादा सीवियर वॉमिटिंग होती थी मुझे। अगली इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं कि जो अलार्मिंग साइन है वो है बेबी का मूवमेंट कम होना। जब बेबी का मूवमेंट आपको कम महसूस हो तो पहले आपको करना क्या है, पहले आपको थोड़ी देर के लिए आराम से बैठ जाना है या फिर लेट जाना है, ताकि आप बेबी के मूवमेंट को अच्छे से ट्रैक कर सकें। कई बार हम बेबी को मूवमेंट को समझ ही नहीं पाते, यानी कि बेबी मूवमेंट तो कर रहा होता है, उसका मूवमेंट अगर वो छोटा है तो काफी धीरे होता है, हम उसको समझ नहीं पाते। इसीलिए आप आराम से बैठ जाइए, ध्यान लगाइए थोड़ा उधर, और तब देखिए कितना मूवमेंट हो रहा है। अगर 2 घंटे में 10 बार मूवमेंट है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इससे कम है तो ये नॉर्मल नहीं है। आप इसके लिए घर पे क्या कर सकती हैं, घर पे आपको वाटर इनटेक बढ़ा देना है, तुरंत कुछ खा लीजिए, खा के पानी पी लीजिए, और नहीं तो फिर आपको आराम से लेफ्ट करवट पर बाएं की तरफ लेट जाना है, तो भी आपको मूवमेंट अच्छा फील होगा। उसके बाद आप ग्लूकॉन डी ले सकती हैं, यानी कि ग्लूकॉन डी ले सकती हैं, वो भी ठीक कर देता है। लेकिन आपको ये अगर रिपीटेडली लग रहा है, बार बार लग रहा है कि बेबी का मूवमेंट कम होता ही जा रहा है, तो भी बहुत ज्यादा जरूरी है आप एक बार डॉक्टर से जरूर मिले, क्योंकि बेबी का मूवमेंट तो किसी भी कंडीशन में कम होना ही नहीं चाहिए। आई थिंक चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मुझे लगता है कि मतलब मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो आप लोगों को बता दी है। अगर फिर भी आप मुझसे कुछ पूछना चाहती हैं, आपके मन में कोई और क्वेश्चन है, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट कर सकती हैं, और आपको पता है कि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप मुझे सजेस्ट भी कर सकती हैं कि कौन से टॉपिक पे आप चाहती हैं वीडियो बनाना। आप जो बोलते हो, जो सजेस्ट करते हो, उस पर मैं वीडियोज लेकर आती हूँ। तो ये काम कर दीजिएगा आप। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी तो इस फैमिली का हिस्सा बनेंगे, तभी तो मेरे साथ आप जुड़ पाएंगे, और ये जो ब्यूटीफुल सी फैमिली है इनके साथ भी आप कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, इस चैनल पे बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है, तो इसके लिए आपका यहाँ पर उपस्थित होना, जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए मिलती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।